नमस्कार। आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो पहले आपकी नजर में डाल दूं। लेक्चर नंबर हमारा 117 है और ये भारतीय संविधान का लेक्चर है और ये कोड नंबर 102 और 2002 मेरिट इंस्टीट्यूट के सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये हमारा लेक्चर है। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों हम कवर करेंगे। आप अपने सिलेबस के मुताबिक देख लें कि कौन सा आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा आपकी जरूरत नहीं है। तो आज हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कल बताया आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या बातों से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे और अब इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो कल हमने आपको सारी बातें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे इसका निर्माण होगा, क्या होगा, ये सारी बातें आपको कल हमने बताई थी। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं। सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूशन की विशेषता क्या है। तो विशेषताएं मालूम करना बहुत जरूरी है किसी भी संविधान के बारे में। ये देखो, आप मालूम है आपको कि भारतवर्ष काफी दिनों तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा। वो गए, उनके समय में हमें क्या परेशानी थी, क्या दिक्कतें थी, कौन सा बड़ा क्या हमारे हनन हो रहे थे राइट्स के, इन सब बातों को लेकर वो हमारी जो संविधान सभा थी उसकी नोटिस में ये सारी बातें थी। तो उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के निर्माण के बाद में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया। आपने देखा होगा हमारे 26 जनवरी मनाई जाती है। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। इसी के लिए ये 26 जनवरी मनाई जाती है। तो हमारा जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस के मुताबिक भी है और ये भी जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिस देश का नागरिक है वो, ऐसे तो नागरिक क्या, हर एक आदमी को दूसरे के संविधान का भी पता होना चाहिए कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इस संविधान की क्या विशेषताएं हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संविधान को समझने से पहले संविधान के ऊपर के स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि हमारी पूर्व परिस्थितियां क्या थी। तो आइए चलिए संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं। जब ये संविधान बना था तो इसके अंदर 395 आर्टिकल्स, जिनको अनुच्छेद कहते हैं, वो बनाए गए थे, लगाए गए थे। मूल आर्टिकल जो है 395 थे और इसके 22 भाग थे। 22 भागों में, इसलिए विशालतम कहा जाता है इसको, विभाजित थे। ये 2016 में आते, 2002 में आते आते ये 446 हो गए और आज की डेट में हमारे यहाँ आर्टिकलों की संख्या, अगर मैं गलत ना हूं तो 448 है। और अब इसके 25 भाग हैं और 12 इसमें अनुसूची हैं तथा 104 संशोधन इसमें अभी तक हो चुके हैं। आप इस बात को नेट से भी देख सकते हैं, नेट से भी आपको इस बारे में पता लग सकता है। तो ये हमारी इसको बताता है कि, तो हमारा जो हेडिंग है इस समय प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो उसका हमारा जो हेडिंग है वो है विशालतम संविधान। तो विशालतम संविधान की जो खासियत है उसको जरा सा सुनने की कोशिश करें तो आपको पता लगे कि संविधान में विशालतम और क्या क्या है, इसमें हमने क्या क्या है। तो संविधान की जो विशेषताओं में सबसे पहले कि विशाल संविधान है, हेडिंग है ये। अब इसमें क्या, ये मैंने बताई आपको बातें, ये सारी की सारी अनुच्छेद बताए 448 है इस समय, 25 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, 104 इसके अंदर जो है संशोधन आज तक हो चुके हैं। ये कब लागू हुआ, कब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, कब ये लागू किया गया या और कब इसे अडॉप्ट किया गया, ये सारी बातें मैंने आपको जैसे बताई। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे संविधान ये लिया कहां से,
एक्चुअली हमारे जो उस समय के जो नेता थे, उन लोगों ने बाहर के पढ़े लिखे थे, अच्छे समझदार थे, विदेश में भी रह के आए थे, विदेशों की पॉलिसीज के बारे में भी जानते थे। बी आर अम्बेडकर साहब की तो स्टडी काफी बाहर रही है, तो उनको बहुत नॉलेज थी। तो उन्होंने हर जगह की समस्याएं और उनकी जो पूरी कमेटी थी, उन लोगों को वास्तविकता का ज्ञान होने के कारण उन्होंने हर जगह से जो चीज फायदे की थी, अर्थात भारत के लिए अच्छी थी, भारत के लिए भले के लिए थी, उस चीज को इस हमारे संविधान में अडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन। अब उदाहरण के तौर पर अमेरिका, जब मैं मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो देखना, आपको पता लगेगा। एक्चुअली पहले क्या होता था, राजशाही होती थी। राजशाही में जनता के कोई अधिकार नहीं होते, बल्कि राजा कई बार तो अच्छे हो जाते थे और कई बार निरंकुश हो जाते थे। जो राजा निरंकुश हुए हैं उनके भी नाम आप जानते हैं, और कुछ राजा जो अच्छे हुए हैं वो पूजने भी हैं। जैसे राजा राम पूजने हैं, भगवान श्री कृष्ण पूजने हैं, ये भी राजा ही थे, राजाओं के पुत्र थे। तो राजा राम तो राजा दशरथ के पुत्र, तो ये फेमस हुए कारण क्योंकि ये दयालु थे। और जो निरंकुश राजा थे उन लोगों को परेशान किया। तो यही परेशान नहीं किया उन लोगों ने, जिस आदमी पे भी सत्ता जहां पर भी आ जाएगी, जहां ताकत आएगी वहीं परेशान करेगा। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कहीं हो, इंसान परमात्मा का बनाया हुआ है। यह संसार में कहीं भी रहे, इसकी नेचर नहीं बदलने की। जैसे सूरज की नेचर है ना गर्मी देने की, या चांद की रोशनी ठंडक देने की आदत है। यूनिवर्सल फेनोमेना है। धर्म बदलने से आदमी की प्रवृत्ति नहीं बदलती है, प्रवृत्ति उसकी वैसी रहती है जैसा वो है। तो पहले जो राजा होते थे पुराने समय में, लोगों पर निरंकुशता का शासन करते थे। कोई कहने वाला सुनना नहीं, सारी शक्ति उनकी। किसी लड़की को अपने हरम में रख लिया, जो सुंदर सी दिखी उसे अपने हरम में रख लिया। 100 लड़की, 200 लड़की, 500 लड़की, उनका अय्याशी वगैरह। इन सब से जब लोग परेशान हो गए तो आंदोलन हुए, बहुत मुश्किल से जाके लोगों को मूल अधिकार मिलने चाहिए। तो ऐसी समस्याओं का सामना हमारे नेताओं ने भी किया था। तो उन्होंने उनको ध्यानते हुए ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी के जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनसे कुछ सिद्धांतों को अडॉप्ट कर लिया और हमारे यहां उन नियमों को इंट्रोड्यूस कर दिया संविधान। तो इसके विशालतम होने के कई कारण हैं। अब पहला, चलो आगे चलते हैं, 7 मिनट हो गए, लेक्चर को लंबा हो जाएगा। अब नंबर 1 की बात करते हैं। तो अमेरिका से हमने जो क्या लिया इस संविधान के लिए, मूल अधिकार लिए। वहां भी उससे पहले उन लोगों ने ब्रिटेन में देखा था कि किस तरीके से राजशाही के काम थे, राजशाही किस तरीके से परेशानियां थी। उस परेशानी से बचने के लिए, उस राजशाही पर अंकुश लगाने के लिए वो क्या न्याय होते थे, तो उन्होंने अपने यहां मूल अधिकारों का उल्लेख किया। तो मूल अधिकार बड़े फायदेमंद थे, जिससे जनता को फायदा होता था। बात यह कि टैक्स तो जनता से लिया जाए और राजा उसी जनता को परेशान करे। ये तो गलत है ना। इलेक्शन लेके आदमी हमारा तो नेता बन जाए और हमारी दी बेटियों को उठा के बलात्कार करे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो इन्हीं बातों को ध्यान करते हुए, एट्रोसिटीज को ध्यान रखते हुए, आदरणीय अम्बेडकर साहब व उनकी कमेटी ने हमारे संविधान को एक विशालतम रूप दिया। तो वहां से अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए गए, जो सब नागरिकों के लिए समान है हमारी इंडिया में। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई, अर्थात 2 प्रणाली ली गई, एक डायरेक्ट चुनाव की लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता से चुने हुए सीधे प्रतिनिधि आते हैं, वो एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और उस प्रधानमंत्री जो अपने मंत्रिमंडल का करता है। इसी तरीके से राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुन ली जाती है। ये सब मिला के जनता के फायदे के लिए अच्छे नियमों का निर्माण करते हैं। तो ये बातें हमने ब्रिटेन से ले ली। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व ले लिए। अभी नीति निदेशक तत्व क्या है ये बताऊंगा बाद में। अर्थात नीति निदेशक तत्व ये है, नीति के निदेशक तत्व, ऐसा समझे, नीति के निदेशक तत्व। जो सरकार की नीति होगी वो जनता को
आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा जैसे वेलफेयर के काम करेगी, जिससे भारतीय जनता की प्रोग्रेस हो, उन्नति हो और वो आगे बढ़े। ऐसी नीतियों का निर्धारण करेगी। तो इन नीति निर्देश तत्व को हमने आयरलैंड से लिया। और जर्मन जहां आपातकाल लगा था, तो आपातकालीन शक्ति हमारे आदरणीय अंबेडकर साहब और उनकी कमेटी ने, संविधान कमेटी, उन्होंने जो है वो जो है सारे के सारे जर्मनी से लिए, क्योंकि जर्मन में हिटलर पैदा हुआ था। तो ये सारी बातें लेते लेते ये हो गया बड़ा। तो ये विशालतम है। हमारे निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों से अनुभव प्राप्त कर किया और उसके संचालन में हुई कठिनाइयों का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें कई जगह से लेकर इकट्ठी करके और एकत्रित संकलित करके और संकलित भी करके हमारी इंडिया में इनकी कितनी उपयोगिता हो सकती है। देखिए, उनकी जो इंटेंशन थी संविधान निर्माताओं की, वो तो जैन मन थी। दुरुपयोग हम करते हैं, हम बाद में आने वाले दुरुपयोग करते हैं, उसमें पेच ढूंढते हैं कि कैसे उसे फायदा, अपने को फायदा पहुंचा सके। उन्होंने कोई कमी नहीं की। आगे चलते हैं, नहीं तो टॉपिक हमारा खत्म नहीं हो पाएगा 30 मिनट में। ये तो अभी एक ही लाइन खत्म हुई है। केंद्र व राज्यों को एक ही संविधान दिया। हमारे यहां केंद्र और राज्य को हमने एक ही संविधान दिया। अमेरिका के अंदर 2 संविधान होते हैं, राज्य का अलग, केंद्र का अलग। लेकिन हमारे यहां केंद्र को के लिए एक ही संविधान दिया। केंद्र का गठन कैसे होगा ये उसमें बताया, राज्य का गठन कैसे होगा ये उसमें बताया, उसकी क्या शक्तियां होंगी, राज्य की क्या होंगी, स्टेट और केंद्र की क्या होंगी, ये बताइए। देश की, हमारा देश बहुत विशाल है, उसको बड़ा देश है, इसकी विशेष समस्याएं हैं, जातिवादी समस्याएं हैं, संप्रदायवादी समस्याएं हैं, कुरीतियों की समस्याएं हैं, पुरानी रीति रिवाजों की समस्या है। तो और अनेक धर्मों का देश है, अनेक भाषाओं का देश है। तो उसके लिए हमने, अर्थात हम ये कहते हैं कि हमारा देश अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातियों का देश है, तो कोई बुराई ना हो। 66 अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट उठाकर देखें, उसके अंदर 66 अनुसूचित जाति और जनजाति अलग है। अभी देखिए, अगर ये इतने सारे लोग हैं तो इनकी भलाई के लिए काम न किए जाएंगे तो कैसे होता। तो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अनिवार्य था। फिर जातिवादी, बरादरीवादी, और बरादरीवाद में भी उप बरादरीवाद से भरा हुआ समाज था। एक बिरादरी में 50-50, 250 जाति बिरादरी घुसी पड़ी है। एक बिरादरी में कम से कम, अगर मैं कहता हूं ब्राह्मण ही ले लो, तो 15 से 20 प्रकार के ब्राह्मण मिलेंगे। बनी लाला लोग ले लो यहाँ, तो लाला भी कम से कम 8-10 प्रकार के लिए मिलेंगे। सरनेमों से आपको पता लगता होगा। और गोत्रों की तो संख्या ही नहीं है। वाल्मीकि में भी कई वाल्मीकि, हरिजनों में भी, जाटव समाज में भी कई समाज, फिर उप समाज, एक दूसरे में शादी विवाह नहीं करते, एक दूसरे में कन्फ्रंटेशन है बहुत ज्यादा। तो ऐसी, तो इसलिए विशेषताओं से भरना पड़ा इसे, इसमें बड़ी विशेष परिस्थितियां थी इस देश की। उसके लिए संविधान का, विशाल संविधान हो गया ये। फिर इसके अंदर मूल अधिकार रखे गए। राजा जिस तरीके से अंकुश रखते थे, कोई अधिकार नहीं होते थे, तो मूल अधिकारों का समावेश हुआ। मूल अधिकारों का, जैसे मूल अधिकारों का मूल भरत वर्णन किया गया, नीति निषेधक तत्व बनाए गए, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संवैधानिक उपचार आदि के वर्णन किए गए। तो इन सब की वजह से भी हमारा संविधान काफी बड़ा हो गया और विशाल होता चला गया। फिर हमारा संविधान क्या है? प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गण राज्य की स्थापना की गई। अब इसकी प्रस्तावना यदि देखें तो एक बार आज प्रस्तावना पढ़ता हूं इसकी।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान की अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भरित करते हैं। अब आप देखिए तो इसका कितना जबरदस्त है। तो इसके अंदर ये संपूर्णता, ये इस टॉपिक को तो मैं आगे वर्णन करूंगा। लोकतंत्रात्मक, ये सारी बातें डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन बहुत बताने में फिर टाइम लगेगा, फिर ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष समाजवादी गण, अब ये प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम संपन्न हैं, हम हमारे पर किसी राष्ट्र का दूसरे का दबाव, हम अपने निर्णय फिर लेते हैं, अपने आप लेते हैं, बाहर के लोगों को हम पर निर्णय नहीं थोप सकते अपने, ये हमारी संप्रभुता है। दूसरा लोकतांत्रिक प्रणाली है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, ये सारी की सारी बातें, और जनता ही इलेक्शन का चुनाव करती है। जनता बड़ी से बड़ी सरकार को हटा सकती है, बड़ी से नई सरकार बना सकती है। जो गलत करेगा कुछ दिन तो जनता सहन करती है हमारी, बाद में जनता उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो न जाने देखो पहले कितनी गवर्नमेंट आई, कितनी चली गई, तो 5 साल बाद वो रास्ता दिखा देती है, किसी को 10 साल बाद, किसी को 15 साल बाद। तो जो भी काम नहीं करेगा, अर्थात लोकतंत्र है, पब्लिक अपने वोट द्वारा जो है सरकार का निर्माण करती है। अच्छा, प्रत्येक बेशक नागरिक 18 साल की उम्र वाला हमारे यहां वोट डालता है, वोटिंग राइट है उसका। तो लोकतंत्र की सरकार है, किसी की निरंकुशता नहीं है। अच्छा, दूसरा, इसी में पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, राजा का, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का अपना जो है कोई धर्म नहीं है। राज्य को ये गारंटी नहीं कर सकता कि भाई ये मेरा फलाना हमारा फन वो है, अर्थात हमारा क्या कहना, हमारे देश के सब धर्मों की इज्जत की जाएगी, लेकिन राज्य का कोई धर्म ना हो, समस्त नागरिक समान होंगे, उनका धर्म चाहे कुछ भी हो, समस्त आदमी को समस्त ऑफर मिलेगा और सब धर्मों की इज्जत करनी पड़ेगी। हमारी सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भाई इज्जत आपको सब धर्मों की करनी पड़ेगी, आप मानो अपना कोई सा भी, लेकिन दूसरे के धर्म को गाली नहीं देंगे, ये अंकुश भी है हमारे यहां। तो इस संविधान की हमारी की विशेषता है। तो मैंने आपको बताया इसमें मूल अधिकार भी है, और मैंने प्रस्तावना भी बताया कि इसके प्रभुत्व संपन्नता, लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गण राज्य की स्थापना, समाजवाद, स्त्री और पुरुष के, पहले क्या होता था, स्त्री को कम सैलरी, पुरुष को ज्यादा सैलरी, नहीं, स्त्री पुरुष को बराबर की सैलरी। ये संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि नहीं भाई, ये तो राइट है, मूल अधिकार है, उसका मिलनी चाहिए उसको। सामाजिक अधिकार के जो हमारे मजदूर भाई हैं, मजदूर मैं भी हूं, कोई आप सोच रहे हो, हमारे मजदूर भाई हैं या सर्विस क्लासेस लोग हैं, उनको आर्थिक विकास, पिछड़े लोग हैं उनका आर्थिक विकास, ये सारे हमारे संविधान के अभिन्न पार्ट है। ये सारी बातें हमारे समाजवाद के लिए जरूरी थी। समाजवाद में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि समाजवाद में उसको कैसे उसको उत्थान किया जाए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उसको उन्नतथान के लिए हमारे ऐसी प्रणाली का, अभी तो ये देखो, अभी ये 19 मिनट हुए हैं और 19 मिनट में अभी ये जरा सा भी विशेषताओं का चैप्टर नहीं खत्म हुआ। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संविधान को समझने की वजह से। संसद, हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था क्या है? एक्सक्यूज मी, हेलो, पेपर बना रहा हूँ, ये ऊपर सॉरी एग्जाम को कर रहा हूँ। ठीक है।
सॉरी भाई, उसके अंदर क्या हुआ सर, अब ये जो है, तो ये हमारा संविधान ऐसे विशाल तब होता चला गया। और जो मैंने ये आपको हेडिंग दे रहा हूं ना, उन सबको आप जो है ध्यान रखें, उन हेडिंग को आप भी पेपर में भी यूज करें आप। संसदीय व्यवस्था है हमारे देश में, भारतीय संविधान में संसद की सरकार की स्थापना की। हमारे यहां जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो राष्ट्रपति होता है। हेड ऑफ द, हमारे संविधान में जो हेड है हमारे देश के, वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के द्वारा निहित, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, पहली बात, राष्ट्रपति हमारे सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च मालिक है, अर्थात हमने उनको जो है सर्वोच्च पद, हमारा जो है प्रधान जो है, हमारे कार्यपालिका के प्रधान जो है वो राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय हमारे, जिन लोगों को हम चुनते हैं, जिन लोगों को हम वोट देते हैं, वो वोट अपना एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। वो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट बनाता है, वो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट बनाता है। उस कैबिनेट की सलाह से राष्ट्रपति महोदय को सूचित किया जाता है, तो उसके मुताबिक काम करते हैं। तो ये संसदीय व्यवस्था है, इसमें लूपहोल होने का बहुत कम खतरा है। हमारे यहां निरंकुशता के काम नहीं होते। बहुत कम उदाहरण है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश का राष्ट्रपति निरंकुश हुआ, बहुत कम उदाहरण है। मैं नहीं कहूंगा, अगर कोई एक आध बार हुआ है तो मैं उसको नहीं कहूंगा, ये राजनीतिक लोग बताएंगे आपके कि किसके टाइम में हुआ ये। जैसे कहते हैं डिक्टेटरशिप हमारे पड़ोसी मुल्कों में बहुत है, वो हमारे यहां कम है, कम क्या ना के बराबर है। और तो ये हमारे आदरणीय अम्बेडकर साहब की वजह से जो इतना बढ़िया संविधान हमें दे गए। आगे चलते हैं जरा, फिर रह जाएगा। तो उसके मुताबिक, तो अर्थात हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, ये व्यवस्था, इसके कारण से भी विशाल हो गया हमारा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हमने बैठा ली। ये सारी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद गलत काम करेगी तो वो सरकार हार जाएगी और संसद से उसे निकाल दिया जाएगा। संसद क्या है, हमारी जनता ही तो है, वो चुन के भेजती है। हमने प्राधिकारी वहां बैठा दिए, हमने चुन दिए, चुन के प्रतिनिधि हमारे वहां पहुंच गए संसद में, उस संसद के हमने विभाग बांट दिए। लेकिन सारी शक्तियां तो हम उस संसद में जो भेजते हैं वो हमारी शक्तियां तो होती है जो हम जनता से लेते हैं। इन नेताओं में जनता की शक्तियां तो जैसी जनता हराती है नीचे उतर जाते। तो हमारा कहने का यह, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कितना टाइम लगेगा, अभी 7 मिनट लगेगा, बहुत सारा रहेगा। हमारे यहाँ मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है इस एक्ट में, हमारे संविधान में मूल अधिकार की वो की गई है। तो हमारे यहाँ समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धर्म चुनने, संस्कृति में संवैधानिक उपचार, हमें मूल अधिकार मिले हैं। और जब मूल अधिकार को कोई हमारे छीनता है तो हमें एक सर्वोच्च न्यायालय मिला है। सर्वोच्च न्यायालय इज कस्टोडियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकार केवल किताबों में दिखाने के लिए नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर नॉट ओनली फॉर बुक्स। ये एनफोर्समेंट किए जा सकते हैं जब इन्हें तोड़ा जाएगा, जब कोई इन्हें इन्फ्रिंज करेगा। मान लो हमने नेता चुना, इलेक्शन बना दिया, संसद बना दिया, विधायक बना दिया, वो विधायक मिलके हमें मारे, पीटे, डंडों से पिटवावे और निरंकुश हो जावे, तो उसकी ताकत है जो कर सके। हमारी संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोटेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि जाइए विनोद शर्मा के साथ अन्याय हो रहा है, इसकी रक्षा कीजिए। तो एक सीधी रेट वहां जाके लगाई जाएगी, वो फंडामेंटल राइट की। सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी अधिकारी की रक्षा करेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में बैठा ली गई, इसलिए भी बड़ा ये राज्य के अंदर नीति निदेशक तत्व, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, शायद आयरलैंड से बताया आपको, आयरलैंड से लिए हमने। ये नीति निदेशक तत्व क्या जनता को फायदा देने के लिए क्या नीतियां बनाई जाए जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो जाए, एक उच्च समाज का निर्माण हो।
जिससे मनुष्य की भलाई हो, मनुष्य की भलाई के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए तो राजनीति के नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया, उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसका वर्णन किया गया। वो इतने क्या क्या नीति निर्देशक तत्व होंगे, अगर मैं बताने लगूं तो आधा घंटा नीति निर्देशक तत्व बताने में चला जाएगा और 30 मिनट में कहां से बताऊं। तो आप जरा सा ये समझने की कोशिश करें कि मेरा जो ये है कि इसकी विशेषताएं बता रहा हूं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके भी नॉलेज के लिए भी, अगर आप लॉ के स्टूडेंट है आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, अर्थात राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण किन नियमों से करेगा, अर्थात राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जैसे श्रम कानून, बाल रक्षा कानून, बालकों की, बच्चों की, जुवेनाइल के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए क्या नियम बनाए जाए, जो बनाए जाए अच्छे हों और फायदे के हों। तो ऐसे नीति निर्देशक तत्वों का यह निर्माण किया गया जिससे वेलफेयर, सबका साथ सबका विकास वाला बात हो सके। मायावती जी ने भी शायद कहा था सबका साथ सबका विकास, है ना। और बीजेपी का भी यही नारा है, शायद इससे कुछ आगे पीछे हटके होगा, लेकिन किसी राजनीति की बात नहीं। यहाँ राज्य की नीति है ये कि वेलफेयर स्टेट, अच्छा काम करो पब्लिक के लिए। हमारे यहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी ये क्या, किसी भी चीज में जब चेंज की परिस्थिति होती है ना, चेंज करने की, सबसे अच्छी होती है, ठीक है, प्रोग्रेस कर सकते हो। अब देखो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चाहे तुम अपने हो या दूसरों के हो, इनमें क्या जो शब्द लिखे गए किसी के भी, ये मान के लिखे गए जो भगवान के वाक्य हैं, तो उनमें चेंज नहीं हो पाता, उनमें चेंज नहीं होता क्योंकि भगवान के वाक्य में। लेकिन हम अपने संविधान को ये तो मानते हैं कि हमारे उन्होंने लिखा, लेकिन हम इसमें चेंज की अनुमति भी देते हैं जब आवश्यकता होती है। तो चेंज के नियम थोड़े कठिन बनाए गए हैं ताकि चेंज आसानी से ना हो सके। देखिए चेंज को कठिन करने का कारण इसमें क्या है कि कोई ऐसा आदमी जो संविधान का दुरुपयोग करना चाहता है, उस संविधान की आत्मा को तोड़ ना सके, इसकी उद्देश्य को खत्म न कर, संविधान की उद्देश्य का और पढ़ाएंगे अगले दिन, उद्देश्य को ना खत्म कर सके। तो इसलिए चेंज की प्रक्रिया को हमने थोड़ा जटिल बनाया है, लेकिन प्रोग्रेसिव होने से फायदा क्या होता है, मैं उदाहरण देता हूं। 1956 में का एक एक्ट है इमोरल ट्रैफिक एक्ट, वेश्यावृत्ति कानून। उसके अंदर 1954 में, 56 है 54 है ध्यान नहीं आ रहा इसमें, 54 में 2000 रुपए वेश्यावृत्ति के लिए फाइन रखा और सजा भी रखी, सजा और फाइन। वो सजा आज भी 2000 रुपए, 2 साल, वो सजा आज भी जो है, वो फाइन जो है आज भी 2000 रुपए चला रहा। अब आप ये सोचो 1956 में 2000 रुपए की क्या वैल्यू होगी। उस समय चांदी 900 रुपए तोला थी, नहीं 91 रुपए तोला थी, 91 रुपए की। और आज उस चांदी का 1 किलो का भाव 92 रुपए 93 है। तो वो आज की डेट में, अगर आज की डेट में, तो वो जुर्माना जो 2000 का है वो कम से कम मैं समझता हूं 2.5 लाख रुपए का होना चाहिए। और वो आज भी 2000 रुपए चला रहा है। आज 2000 रुपए की क्या वैल्यू है, 1956 में 2000 रुपए की क्या वैल्यू थी। तो हमारी जो लॉ है वैसे वो तो प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये समय समय पर अमेंड होने चाहिए, या होना चाहिए कि जुर्माना हर साल के हिसाब से 20% बढ़ेगा। अगर मान लो 20,000 रुपए आज 2000 रुपए रखा है, तो हर साल ये जुर्माने की रकम जो है 10 साल 10% या 20% बढ़ा दी जाएगी, ऐसा मजिस्ट्रेट को पावर दे दी जाए, तो उससे क्या हो, प्रोग्रेसिव लॉ हो जाएगा। तो ये हमारे जो संविधान की प्रक्रिया वाला संविधान है, इसमें संविधान में संशोधन हो सकते हैं, लेकिन कठिनता से, इतना आसान नहीं है। आगे चलता हूं, टाइम होने वाला पूरा। केंद्रोन्मुख संविधान है। आपातकाल में सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को लेने की शक्ति है। राष्ट्रपति साहब चाहें तो आपातकाल में इसकी सारी शक्तियों को अपने पास ले सकते हैं, और हम सब राज्य, हमारे सारे राज्य
आपातकाल में जब बाहर या आक्रमण हो रहे हो, जैसे आप उदाहरण देखें, इजराइल के अंदर इस समय संकट काल है, तो संकट काल में सारी की सारी शक्तियां वहां एक जगह ही लागू हुई हैं। इसी तरीके से जब हिंदुस्तान में कोई संकट काल या भारत में कोई संकट काल आएगा, तो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्र के पति के हाथ में आ जाएंगी और राष्ट्रपति के द्वारा ही इस देश को कंट्रोल किया जाएगा। सेना, पुलिस, सब, सारा महकमा, सब गवर्नमेंट सर्वेंट, सब राष्ट्रपति साहब के अंदर आएंगे। सब व्यवस्थाएं गवर्नमेंट चलाएंगे हमारे ही आदमी अधिकारी, लेकिन एक स्पेशल व्यवस्था होगी। संकट काल में पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए। कमांडर कहते हैं ना, एक ही होना चाहिए सेना का, जैसे नाम सुना होगा सैम मानेक साहब। भले ही आदमी नीचे भी काम करेंगे, लेकिन गाइडेंस एक ही आदमी की चलेगी। तो सारी की सारी शक्तियां केंद्रोन्मुखी संविधान है, अर्थात केंद्र की तरह से चलेगा, केंद्र सरकार चलाएगी देश को। तब वैश्यक मताधिकार, हमारे यहाँ वैश्यक का मताधिकार होता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका सबसे बड़ी होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ। बहुत टाइम हो गया, 31 मिनट, और ये विशेषताएं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, बहुत सारे मेटेरियल और फैक्ट्स दिए जा सकते हैं आपको। तो चलो मैं आपको देता हूं। एक नागरिकता, पंथ निरपेक्ष, नागरिकों के मूल कर्तव्य, हमारे यहाँ नागरिकों के मूल कर्तव्य भी हैं। पंथ निरपेक्ष सरकार है और एक नागरिकता। हमारे यहाँ इंडिया में एक ही नागरिकता होती है, दो नागरिकता का सिद्धांत नहीं है हमारे यहाँ विदेशों की तरह। अमेरिका में दो नागरिकता सिद्धांत, वहां केंद्र की अलग है और वहां के राज्य की नागरिकता अलग होती है। तो मैं आपको जो मैंने दिखाया है, मैं इसको आपको कोशिश करूंगा, मैं रह भी जाता है, मैं आपको इस पर दिखा देता हूं कि मेरे इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। कहूंगा कि आप देख लें, आपके काम आ सकता है। मेरे नोट है ये, कोशिश करूंगा कि कह दोगे पेस्ट कर दें, या आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार समझें इसको, पेपर को। देखिए, कोशिश तो की है मैंने आपको बताने की संविधान की विशेषताएं। ये जो मैंने आपको दिया है, ये मेरा नोट है जो आपके वीडियो पे आ जाएगा, तो आप इससे बढ़ के भी संविधान की विशेषताओं के लिए अपना प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अपना लेक्चर जो है तैयार, अपनी जो क्वालिफिकेशन स्कूल के लिए, कॉलेज में एग्जाम देने के लिए भी इससे तैयार कर सकते हैं, अपने कोर्ट के लिए। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।